नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं 30 मिनट जीएस चैनल में। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वर्णमाला। उसके अंदर में व्यंजन टॉपिक देख रहे थे और व्यंजनों का जो ओवरव्यू था मैंने यहाँ चार्ट बनाकर वर्णमाला का दिखाया था और ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी थी। और हम लोग उसके व्यंजन के वर्गीकरण देख रहे थे घोष के आधार पर। तो देखते हैं उसी के आगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। घोषत्व यानी कि घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गूंज या नाम। यानी कि जब हम कोई भी वर्ड बोलें, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, अगर उसको बोलने हमारे कंठ में यहाँ हल्का सा हाथ रख के देखिए, आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो सारे व्यंजन और स्वर जो बोलेंगे आपको गूंज समझ में आएगी। तो हल्का सा यहाँ पर जो कंठ में अपना हाथ रखकर देखते हैं, कोई भी अगर स्वर हम बोले या कोई व्यंजन बोले तो उसमें अगर गूंज उत्पन्न आ रही है, यानी कि नाम जो हो रही है, वो यहाँ पर रखने से आपको झन्नाहट सी महसूस होगी, तो कंपन सा महसूस होगा। अगर उन स्वर या व्यंजन में गूंज उत्पन्न होती है तो वो सारे कहलाएंगे सघोष व्यंजन, या फिर इसी को हम सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहते हैं, जिनमें गूंज और नाम उत्पन्न होती है, गूंज या नाम उत्पन्न होती है। और ऐसे स्वर और व्यंजन यानी कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में कोई भी गूंज या नाम उत्पन्न नहीं होती, यानी कि हमें कोई भी कंपन महसूस नहीं होता है, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं अघोष वर्ण। क्योंकि यहाँ पर व्यंजन टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ण की जगह व्यंजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ण में स्वर भी आ जाता है। तो स्वर को हम तब देखेंगे जब हम ये सारे घोषत्व के आधार पर जो भी पूरी वर्णमाला की जो वर्ण है वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, कितने घोष होते हैं, कितने स्वघोष होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ण भी लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन टॉपिक चल रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन भी मैंने लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से घोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला सघोष। इस सघोष को हम केवल घोष भी लिख सकते हैं, केवल घोष भी लिख सकते हैं। और दोनों का अर्थ क्या होता है? गूंज या नाम। घोष का अर्थ होता है गूंज या नाम। और इस सघोष का मतलब सघोष यानी कि सहित और गूंज, घोष का अर्थ गूंज, यानी कि ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में गूंज के साथ हमारे कंठ में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही सघोष कहते हैं। और यहाँ पर अघोष का देख लेते हैं। शब्द से ही हम देखेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आ मीन्स नहीं और घोष मीन्स गूंज, यानी कि ऐसे वर्ण या व्यंजन और स्वर जिनके उच्चारण में गूंज उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ वो सारे किस में जाएंगे? अघोष व्यंजन में जाएंगे, अघोष वर्ण में जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन जो है वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के जो व्यंजन हमने उस पिछली क्लास में बताए थे, यहाँ पर वर्ग लिखे थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन वर्गों के जो तीसरे, चौथे, पांचवें यानी कि
कौन से का में आएंगे, का, खा, गा, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर घा, ये चौथा हो गया, और यहाँ पर इंगा, ये हो गया पांचवा। तो ये तीसरे, चौथे, पांचवें, पहले, दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पांचवें वाली जो लाइन है वर्णों की, वो जाएंगे किसमें, सघोष व्यंजन में। इनको आप बोलकर देखिए, गा, घा, इंगा, इसमें सारे जब हम कंठ पे उंगली रखेंगे हल्के से, तो यहाँ पर हमको गूंज उत्पन्न समझ में आएगी, तो वहां पर ये सारे घोष में जाएंगे। और इसमें इसी के साथ ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब तीसरे, चौथे, पांचवें हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आ गए, और इसी में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इसी के साथ हा, जो कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, उसका हा जो कहाँ आएगा, सघोष में। अगर हम बोल के देखें हा, हा, यहाँ पर जो है कंपन उत्पन्न होता है, गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए एक सारे जो व्यंजन है ये जाएंगे कहाँ पर, सघोष में। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन, साथ ही में अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सारे पहुंच गए हमारे कहाँ, सघोष में। अब देखते हैं कि ये जो और जो बचे हैं, ये पहले और दूसरे, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ये जो दो वर्ग हैं, ये जो दो लाइन है सभी वर्गों की, ये सारी जाएंगी अघोष में, क्योंकि इनको अगर हम बोले का, खा, तो यहाँ पर गूंज उत्पन्न होती है, लेकिन उतनी नहीं उत्पन्न होती है जो कि यहाँ पर होती है। तो इसलिए ये पहले और दूसरे जो लाइन है वो सारी जाएंगे कहाँ पर, अघोष व्यंजन में। वर्ग के पहले कौमा दूसरे अक्षर और इसी के साथ हमारे ऊष्म व्यंजन, यानी कि सा, शा, वर्ग के पहले, दूसरे, सा, ये व्यंजन जो है वो जाएंगे कहाँ, अघोष व्यंजन। इनको अगर हम उच्चारण करके देखते हैं तो हमारे कंठ में कोई भी गूंज या ना उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए सारे अघोष कहलाते हैं। अब बचते हैं, ये तो हमारे हो गए व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन आ गए, यहाँ भी व्यंजन। अब बचते हैं कौन से, कि जो स्वर है वो किस में आएंगे, स्वर सघोष में आएंगे या फिर अघोष में आएंगे, उनमें गूंज उत्पन्न होती है नहीं होती है। तो उच्चारण करके देख लीजिए, आ, ई, तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो कंठ में है वो ज्यादा गूंज उत्पन्न हो रही है, ज्यादा कंपन समझ में आता है, तो ये सारे स्वर हमारे 11 स्वर यहाँ पर आ जाएंगे सघोष के अंतर्गत। अब यहाँ देखते हैं टोटल घोष या सघोष वर्ण कितने हो गए। 5 इसमें आ गए, वर्ग के तीसरी लाइन के 5, और जो ये वाले इस वर्ग में 5, और इस लाइन में भी 5, इस लाइन में भी 5, तो 5 यहाँ के, 5 इस लाइन के, 5 इस लाइन, यानी 15 तो हो गई ये। अब हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में, 4, और एक हमारा हो गया हा। अब स्वर सारे स्वर सघोष में आ रहे हैं, इसलिए 11 स्वर यहाँ शामिल हुए। टोटल संख्या देखते हैं कितनी है, 5, 5, 10, 5, 15, 4, 29 और 31, 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19, 19 और 20 और 11, 31 यहाँ पर हो गए हमारे सघोष वर्ण, या इसको घोष वर्ण भी कहते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा, जो यहाँ 31 लिखा है, 31 जो सघोष व्यंजन है, सघोष वर्ण है, जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पर हो जाएंगे 13, यहाँ पर 13 अघोष के अंदर आ जाएंगे वर्ण और 31 सघोष के अंदर। 13 काउंट करते हैं कैसे, एक वर्ग के पहले, यानी कि वर्ग के पहले 1, 2, 3, 4, 5 हो गए इसके। वर्ग के दूसरे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ही व्यंजन इसमें हो गए, तो 5 + 5, 5 + 5 ये हो गए, और सा 3 ये व्यंजन हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 5, 5, 10, 11, 12, 13, जो कि यहाँ पर 13 अघोष वर्ण हो गए और 31 सघोष। सघोष का उल्टा क्या होता है, अघोष, ऐसे ही 31 का उल्टा हमारा हो जाएगा 13 वर्ण यहाँ पर। तो ये तो हो गए हमारे घोष और सघोष। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब ये प्राणत्व क्या होता है, प्राणत्व शब्द का अर्थ समझते हैं। प्राणत्व यानी कि प्राण, जो हमारे जो
वायु है जो श्वास लेते हैं हम लोग, हवा है जो, उसी को यहाँ पर प्राणत्व का नाम दिया गया है। प्राण का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे किससे? सांस से या हवा से। जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, तो जो हमारे मुख गुहा से जो श्वास बाहर आती है, जो हवा बाहर आती है, बस उसी के आधार पर हम यहाँ पर प्राणत्व के आधार पर देखेंगे व्यंजनों को, बांटा गया है वर्णों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आधार पर कौन कौन से होते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी यहाँ वर्ण दो भाग में बांटे गए हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण, अल्प प्राण, और यहां दूसरा महाप्राण। तो प्राणत्व आप समझ गए होंगे, यानी कि जब भी हम वर्ण के उच्चारण करते हैं, वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो मुख गुहा से, यानी कि अंदर से जो हवा आती है, जो सांस बाहर निकलती है, उसी के आधार पर बांटा गया है प्राणत्व को दो भागों में। अल्प प्राण यानी कि अल्प मीन्स कम और प्राण मीन्स हवा, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख गुहा से कम हवा बाहर निकलती है, मुख गुहा से कम हवा बाहर निकलती है, तो हम इसको शब्द से ही समझ लेंगे, यानी कि रटने की जरूरत नहीं है। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स हवा, उच्चारण में कम हवा बाहर निकले। ऐसे यहां पर देख लेते हैं, महा मीन्स बड़ा या अधिक, महा मीन्स अधिक, और प्राण मीन्स हवा, यानी कि वर्णों के उच्चारण में अगर हवा जो है अधिक बाहर निकल रही है, किसके अपेक्षा? इन अल्प प्राणों की अपेक्षा। अगर यहाँ पर वर्णों में के उच्चारण में अधिक हवा निकल रही है, तो वहां पर पहुंच जाएगा किसमें? महाप्राण के अंतर्गत। जैसे इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना कि अगर हम किसी वर्ण को बोलते हैं, ऐसे मुंह के बाहर थोड़ा सा दूरी पर हम लोग हाथ लगाकर देखते हैं, तो अगर बोलते समय या हमारे हाथ में ज्यादा महसूस हवा हो रही है तो जाएंगे अल्पप्राण महाप्राण में, और अगर कम हवा महसूस होती है यहाँ पर बोलने से हमारे हथेली में, तो वो जाएंगे सारे सारे अल्पप्राण में। अब देखिए कौन कौन से अल्पप्राण में आते हैं और कौन से महाप्राण में आते हैं। अल्पप्राण वर्ग के पहले कौमा तीसरे कौमा पांचवें, यानी कि जो का से लेकर पा वर्ग तक है उसकी पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन। जैसे का, खा, गा, घा, ना, चा, टा, ता और पा वर्ग, ये हमारे हो गए वर्ग। और ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी लाइन। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि वर्ग के पहले यानी कि ये वाली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ये हमारे हो गए किसमें? ये जाएंगे अघोष में, सॉरी अल्पप्राण में ये पहुंचेंगे। तो वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, इन अगर हम वर्णों का उच्चारण करें और उच्चारण करते समय ऐसे हथेली लगाएं, जैसे का, चा, गा, इंगा, तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम नाम मात्र को केवल थोड़ी सी हवा महसूस हो रही है। तो ये सारे हम तो समझ जाएंगे कि किसमें जा रहे हैं? अल्पप्राण में, यानी कम हवा निकल रही है। तो वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, और इसी में आप क्या आ जाएंगे? अंतस्थ यानी कि 11 लावा और सारे स्वर। अगर हम स्वर को भी बोलेंगे तो वहां पर भी हमको हवा बहुत ही कम महसूस होगी या महसूस होगी ही नहीं। तो ये हमारे हो गए किसके? अल्पप्राण के। अब देखते हैं महाप्राण में वर्ग के दूसरे कौमा चौथे, वर्ग के दूसरे कौमा चौथे, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दूसरी और चौथी, ये दोनों लाइन महाप्राण के अंतर्गत आएंगी। महाप्राण, महाप्राण। खा, छा, ठा, था और फा, अगर हम इनको बोल कर देखते हैं, खा और घा, तो हम ये देखते हैं छा, ठा, था, इन जो वर्णों को बोलते दूसरी और चौथी आएंगी, तो हमको बहुत ही आसानी से इसे महसूस हो जाता है कि यहाँ हमारी हथेली पर हवा महसूस होती है, यानी कि ज्यादा हवा निकलती है। तो ये सारे पहुंचेंगे किसमें? महाप्राण के अंतर्गत।
वर्ग के दूसरे चौथे कॉमा ऊष्म व्यंजन, कॉमा ऊष्म व्यंजन यानी कि सा सा हा, ये सारे पहुंच जाएंगे हमारे महाप्राण के अंदर, क्योंकि इसको उच्चारण में अधिक हवा निकल रही है। तो ये हम यहाँ पर समझ जाएंगे, प्रैक्टिकल करके भी हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। अब हम इसकी संख्या देखते हैं, संख्या कितनी है। अल्प प्राण हमारे कितने होते हैं, संख्या 5 यहाँ की पहली लाइन के, 5 + 5 तीसरी लाइन के, +5 आ गए हमारे व्यंजन किसके, 5वीं लाइन के, यानी पंचमाक्षर। और अंतस्थ हमारे होते हैं कितने, 4 + 11 स्वर। टोटल काउंट करते हैं, 5 5 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30। तो 30 हमारे हो गए कौन से, अल्प प्राण। 30 हमारे हो गए स्वर, पूरे वर्ण अल्प प्राण। इसी में हमारे स्वर भी शामिल हैं और व्यंजन भी शामिल है। अब यहाँ देखते हैं महाप्राण में कितने हैं वर्ण, संख्या देखते हैं, संख्या 5 हो गए हमारी इस दूसरी लाइन की, खा छा ठा था और फा, 5 हमारे ये हो गए। इसी प्रकार 5 ये हो गए चौथी लाइन के, और उस व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4, सा हा। टोटल हमारे कितने हुए, 14 हमारे यहाँ पर हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन होते कितने हैं, पूरे वर्ण कितने होते हैं, 52। इसमें हमारे केवल कितने आ रहे हैं, 44। 30 और 14 44 का ही हम लोग देख रहे हैं वर्गीकरण। बाद बाकी जो बच गए हैं वो हमारे कौन से बचे हैं, अयोगभाव और संयुक्ताक्षर और उसके बाद द्विगुण व्यंजन, ये हमारे बच रहे हैं, जो कि हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये याद, केवल यही आपको याद करना है, वर्ग के पहले तीसरे पांचवें अंतस्थ और स्वर। इसमें भी केवल ये याद कर लें, 2 4 सा, 2 4 सा। अगर आप सा केवल याद रखें तो यानी कि सा की पूरी लाइन ही सा हा आपके वर्ग महाप्राण में आ रहे हैं। और यहाँ पर एक ट्रिक चाहे देख लीजिए, एक हम लोग जैसे मान के चलते हैं ये अंतस्थ नाम का कोई व्यक्ति है, अंतस्थ नाम का व्यक्ति, तो उससे हम क्या कह रहे हैं कि अरे वो सुन अंतस्थ, ज्यादा 1 3 5 मत कर, वरना तेरे जो स्वर हैं अल्प प्राण हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारी जो स्वर है, स्वर की यानी जो ध्वनि है वो अल्प हो जाएगी और प्राण पखेरु हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग करके कोई कहानी बना करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि अरे वो सुन अंतस्थ, ज्यादा 1 3 5 मत कर, वरना तेरे स्वर अल्प प्राण हो जाएंगे। तो ये हमारी ट्रिक बन जाती है, जिससे कि हम लोग आसानी से याद रख सकें। और इसमें याद रखने की बस यही है कि केवल 2 4 सा याद कर लीजिए, 2 4 सा, ये सा सीटी वाला है। और इसी के अंतर्गत जो आप जैसे सा याद रखेंगे तो सारे ऊष्म आपको याद हो जाएंगे कि महाप्राण में आते हैं। अब देखते हैं, कल पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने यहाँ पर वर्णमाला लिखकर आपको समझाई थी, हमने समझाई थी, तो वहाँ पर जो वर्ग थे, कुछ वर्गों को हमने बांटा था स्पर्श व्यंजन में, कुछ व्यंजन को बांटा था अंतस्थ व्यंजन में, और कुछ ऊष्म संयुक्त और द्विगुण। तो उनको हमने एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दिया था, वही आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन यानी कि जो का से लेकर मां तक के सारे व्यंजन, का से मां तक के जो भी व्यंजन है, का वर्ग का पूरे पांचों, का खा गा घा ङा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा,
यानी कि का से माँ तक के सारे सारे व्यंजन 5 वर्गों में बांटे गए हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटे गए हैं। और इनको जब 5 वर्गों में बांट दिया गया इसीलिए इनको क्या कहा गया है? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से उच्चारण करने पर, इन ध्वनियों का उच्चारण करने पर, इन व्यंजनों का उच्चारण करने पर जो भी हमारी प्राणवायु निकलती है वो हमारे पूरे मुख गुहा के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए निकलती है। तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। क्या हम इसको व्यंजन बोल सकते हैं? जैसे ही हमने ये लिखा है कि ये हमारा व्यंजन है या फिर ये अक्षर है या वर्ण है, क्या है? तो इसको हम व्यंजन नहीं बोल सकते। व्यंजन कब तक नहीं बोल सकते? जब तक कि इसमें हलंत ना लगा हो। जब हम इसमें हलंत लगा देंगे, अब ये सारे व्यंजन है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया कि का व्यंजन लिखिए, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसको सही बोल लिखते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर जब ये हमारा हलंत लगा है तो इसमें हलंत लगा, इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन है, तो इसका उच्चारण ही नहीं कर सकते। बात सही है आपकी बिल्कुल कि जब भी इसमें हलंत लगा होगा, स्वर नहीं होगा शामिल, तो इसका उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हम इसको पूरा उच्चारण स्वर के साथ ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये हमारे स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? संख्या हो गई 25। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चौथे आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और नेक्स्ट अगले आएंगे हमारे द्विगुण व्यंजन। यहां देखते हैं टोटल हमारे व्यंजन उनके कितने भागों में बांटे गए थे। स्पर्श व्यंजन संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन 4, संयुक्त 4 और द्विगुण व्यंजन 2। अब इनको अलग अलग समझते हैं। स्पर्श व्यंजन अभी हम आपको आगे समझा ही चुके हैं, कहां से कहां तक होते हैं? का से मां तक, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है, यानी कि जो उच्चारण स्थान होता है वो स्वर और व्यंजनों के बीच का उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर क्यों कहते हैं और किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहते हैं वो हम इसी में आगे देखते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो ये जो हमारे दो हैं, या और वा, ये हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे। अर्ध स्वर। और बच्चे रा, ये हमारा होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, क्योंकि इसका उच्चारण हमारी जो जीभ मूर्धा से टकराकर वापस झटके से बाहर आती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ला, पार्श्विक व्यंजन, इसको भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जब हम ला बोलते हैं तो इसको उच्चारण करते समय जो हमारी मुख गुहा से हवा बाहर निकलती है वो हमारे पार्श्वों को टच करके निकलती है, स्पर्श करके निकलती है,
इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। या और वह आपके अर्धस्वर में आएंगे। अब जैसे कि उसने पूछ लिया आप निम्न में से अर्धस्वर व्यंजन बताइए, और उसने 4 ऑप्शन दे दिए। पहला रा, दूसरा या, तीसरा सा, चौथा ला। अब आपको पता है कि अंतस्थ में ही, अंतस्थ को ही स्वर अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अगर इसमें अंतस्थ शब्द देखते हैं कौन कौन से, रा भी आ रहा है, या भी है और ला भी है। तो हम यहाँ पर इसको एलिमिनेट ऑप्शन कैसे करेंगे? रा हमारा किसमें चला जाएगा? लुंठित व्यंजन में, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। तुम्हारा ला किसमें चला गया? ये हमारा चला जाएगा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और सा हमारा अंतस्थ है ही नहीं, तो अर्धस्वर में कहाँ से पहुंचे? ये हमारा ऊष्म व्यंजन होने के कारण ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा हमारा या, जो कि हमारा सही आंसर होगा, अर्धस्वर के अंतर्गत यही आएंगे। अगर इसी या की जगह बा रख देता तो बा ऑप्शन हो जाता आपका सही। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं कि ये या और वा को अर्धस्वर क्यों कहते हैं, इसमें क्या ऐसा लक्षण है जो ये अर्धस्वर कहलाते हैं, केवल या और वा। हम लोग आगे पढ़ेंगे संधि टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो या है वो किसका परिवर्तित रूप हो जाता है? ई का। यानी कि जो स्वर है यह संधि में हम जब पढ़ेंगे तो छोटी या बड़ी ई, ये जो स्वर हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? या में। छोटी ई या बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाती है? या में। इसीलिए यानी जो ये या है वो इसके द्वारा परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसमें स्वर का भी गुण आता है। ऐसे ही हुआ, ये परिवर्तित हो जाता है किसके द्वारा? उ या बड़ा उ के द्वारा। यहाँ पर स्वर है और स्वर के द्वारा ये परिवर्तित रूप हो जाता है क्या? वा। इसीलिए इनको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि इसमें स्वर के भी लक्षण होते हैं जो कि ई या ई के संपर्क में आने पर अपना रूप बदल देते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? 4 संख्या होती है, सा, सा, सा और हा। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन को जो अगर हम बोलते हैं जब, तो ऊष्म व्यंजन को बोलते समय, उच्चारण करते समय अगर हम अपने मुंह के पास हथेली लगाएं तो हम देखेंगे कि उच्चारण करते समय जो हवा है, जो प्राण वायु है, हमारी सांस है, वो गर्म हवा निकलती है। जैसे हम बोलते हैं सा, सा, शा, हा, तो हम देखते हैं कि जो प्राण वायु है, जो हवा है, वो गर्म निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और जब हवा गुहा से निकलती है तो रगड़ खाकर निकलती है, संघर्ष करके निकलती है, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ये तो हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं इनके उच्चारण स्थान। सा ये हमारा कहां से होगा? तालु से, यानी कि तालव्य व्यंजन वर्ग में जाएगा और इसका उच्चारण स्थान तालु। इसका ये सा, ये जो सा है वो मूर्धा से होता है, यानी कि जो यहाँ पर देखते हैं ये हमारी है जीभ, ये हमारी मुख गुहा, ये है हमारे दांत, ये दांत हो गए। ये गुहा जो होती है नाक के नीचे वाली गुहा, जो अंदर गुहा बनी होती है, और ये हमारे हो गए मसूड़े, ये हमारे हो गए क्या? मसूड़े। और ये जो भाग होता है ये होता है तालु, इसे क्या कहेंगे? तालु। ये हमारे दांत जिसे दंत, और ये हमारा मसूड़ा यानी कि दंतमूल। दंतमूल अर्थात दांत की जड़ यानी कि मसूड़ा। इस दंतमूल को हम क्या कहते हैं? बर्ध से। और ये हमारी होगी क्या? मूर्धा। तो हम इनके देखते हैं कि उच्चारण स्थान सा का क्या है? तालु। सा हमारा कहां से बोला जाता है? इस तालु से, सीटी वाला सा। और जो हमारा ये सा है, और ये सा बोला जाता है कहां से? मूर्धा से, जहां से हम लोग टावर के सारे व्यंजन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पहुंच गए किसमें? सॉरी, ये सा पहुंच गया किसमें? मूर्धा में। और इसका वर्ग कौन सा हो गया? वर्ग हो गया मूर्धन्य। अब हम देखते हैं सा, ये हमारा हो जाएगा, ये सा है रा वाला सा, जैसे सपेरा वाला सा भी बोलते हैं, ये हमारे
इस दंत मूल से जब बोला जाता है, यानी कि जहां से हम मसूड़ा हमारा होता है वहां से बोला जाता है, उसी में हमारी जीभ स्पर्श करती है, तो इसको दंत्य मूल या बर्थ से, सा हमारा बोला है दंत मूल या बर्थ से। हा, हा देखते हैं हमारा कहां से बोला जाता है। हा जो है वो बोला जाता है हमारा स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से बोला जाता है, यानी जो हमारे कंठ के अंदर स्वर यंत्र होता है वहां से बोला जाता है, यानी कंठ के भीतर से आवाज आती है, स्वर भीतर से उच्चारण होता है। अगर हम हा बोलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी प्राणवायु वो अंदर से बाहर निकलती है, यानी कंठ के नीचे से भी इसकी हवा निकलती है, तो वो हमारे पहुंच जाते हैं किसमें, स्वर यंत्र के अंतर्गत, यानी कंठ के भीतर से हवा आती है, कंठ के भीतर से, क्योंकि इसमें उच्चारण में कंठ के भीतर से हवा निकलती है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, क्या, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण। हा को हम काकल्य वर्ण के उच्चारण के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर वर्ग देखा जाए तो इसका वर्ग हो जाएगा स्वर यंत्री। अगर हम इसका देखते हैं उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, या रा लाभा का, तो आपके यहाँ पर जो रा और ला है, रा और ला ये हमारे बोले जाएंगे किससे, वर्त से, यानी दंत मूल से, और या हमारा जाएगा कहां पर, तालु में, यानी कि या बोला या उच्चारण होगा तालु से, और वा जो है दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ। या का उच्चारण स्थान तालु, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ में कौन कौन से दांत और ओष्ठ कौन सा लगेगा, अगर हम देखते हैं तो ऊपर का जो दांत है, यानी कि ऊपर के दांतों से हमारे निचला वाला ओठ जब हम स्पर्श कराएंगे तो वा की ध्वनि निकलती है, जैसे वाह वाह। देख रहे हैं हमारे नीचे वाला जो ओठ है वो ऊपर के दांतों से जब स्पर्श करता है तो हमारी ध्वनि निकलती है वाह, यानी कि दांत कौन से होंगे, ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ। वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ऊपर के दांत और निचले ओठ जब संपर्क करेंगे तो वाह। और या कहां से बोला जाएगा, तालु से। रा और ला हमारे वर्त से यानी दंत मूल से बोले जाते हैं। उस व्यंजन में सा हमारा बोला जाता है तालु से, और ये सा वाला ये होता है मुर्दा से, सपेरा वाला सा जो कि दंत मूल या वर्त से बोला जाता है, और हा हमारा स्वर यंत्र, यानी कंठ के भीतर से भी इसकी हवा निकलती है, आवाज आती है, तो और इसीलिए विद्वानों ने इसका नाम काकल्य वर्ण भी रखा है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, क्ष, त्र, स्त्र और ज्या। मैंने यहाँ पर किसी में भी हलंत नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर आपको इसमें आ जो छोटा स्वर है उसको शामिल करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को अच्छे समझ में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यंजन है वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। व्यंजन अगर आप बोलोगे लिखे जाएंगे तो सारे के सारे उसमें हलंत लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम लगा दे रहे हैं, चलिए ये हमारे अब सारे के सारे व्यंजन हो गए। अब इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। अब देखते हैं ये छा जो छतरी वाला ये बनता किससे है, ये हमारा बनेगा आधा का प्लस शा। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर हलंत लगाया है व्यंजन में छा में, तो हमें यहाँ भी हलंत लगाना पड़ेगा इसके अंदर भी। अब ये दोनों आधे आधे जुड़कर ये आधा बनेगा। अगर हम इसमें ये हलंत हटा देते हैं तो हमको यहाँ पर हलंत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा सही। तो ये दोनों बातें याद रखना, अगर यहाँ पर हलंत लगी है तो आपको इस सा में भी हलंत लगानी पड़ेगी ऐसे, तब ये हमारा सही माना जाए। अगर हमने यहाँ पर हलंत हटा दी है
तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी हलंत हटानी पड़ेगी, तो इसमें जो स्वर आ शामिल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो, अगर हम हलंत हटा दें तो हो जाएगा। ऐसे ही त्रा देखते हैं, त्रा में यहाँ पर हलंत लगी है, यानी कि ये आधा ता है, तो हमें यहाँ पर इसमें आधा ता प्लस जो रा है वो भी आधा ही बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर हलंत ऐसे हटा दें तो अब हमारा ये सही हो जाएगा। अगर कोई व्यंजन केवल त्रा बोलता है तो हमें ये हलंत दोनों में ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आधा है, तो हमें इन दोनों को भी आधा ही रखना पड़ेगा, तभी मिलकर ये आधा त्रा बना पाएगा। ऐसे इस रा में आधा सा सीटी वाला प्लस रा सीटी वाला, ये चूंकि आधा ही है व्यंजन है, हलंत लगा है, शुद्ध व्यंजन का रूप है, तो हमें इन दोनों में हलंत लगानी पड़ेगी। अब जा जानी देखते हैं, ये बनता है जा हलंत प्लस या हलंत, क्योंकि यहाँ पर भी हलंत लगा है, शुद्ध व्यंजन का रूप है, तो दोनों में ही हलंत लगानी पड़ेगी। अगर हम इनकी ये हलंत हटा दें तो अंतिम वाले भी ये वर्णों में हमें हलंत हटाना पड़ेगा, तो इसमें आ व्यंजन आ जो स्वर है उसका जो है सम्मिलन हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ देखते हैं, स्रा। ये स्रा से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि श्रृंगार, श्रृंगार ये ऐसा सही रूप लिखा जाएगा या फिर श्रृंगार, श्रृंगार, इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, ये वर्तनी शुद्ध है या फिर ये वाली। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब भी रा, या क्योंकि यहाँ पर देखते हैं स्रा किससे बना है, सा और रा से। एक चीज हमेशा नोट रखना, जो वर्तनी में अभी हम आगे पढ़ाएंगे, कि जो जब भी रा वर्ड है, रा वर्ड में किस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें री की मात्रा, जो ये री की मात्रा है, ये री ऋषि की मात्रा है जो, वो नहीं लगाई जाती, ऐसा कौन सा व्यंजन है। केवल एक ही मात्रा ऐसा व्यंजन है जिसमें री की मात्रा नहीं लगाई जाती, तो वो है हमारा रा व्यंजन। अगर कहीं पर भी रा लगा है तो रा में हम री की मात्रा नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है। अब यहाँ हम तोड़ के देखते हैं इसको। अगर हम इसको तोड़ के देखें तो ये सा आधा और प्लस रा, ऐसे आगे टूटेगा स्रा। अब यहाँ देखते हैं जैसे कि ये स्रा और रा, इन दोनों के मिलन से ही स्रा बना है। अब यहाँ पर अगर हम इसी में, क्योंकि यहाँ पर ये स्रा है रा है, तो हम यहाँ पर अगर री की मात्रा लगा देते हैं तो ये री की मात्रा नहीं लग सकती। ये तो ऐसा नियम ही है हिंदी में कि रा के नीचे हम री की मात्रा नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर ये लगाना गलत हो जाएगा। इसीलिए जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो यहाँ पर केवल ये आधा सा ये रहता है, प्लस इसको पूरा करने के लिए री की मात्रा लगती है। अब ये हमें केवल यहाँ पर आधा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर री की मात्रा लगी तो ये हमारा पूरा हिस्सा हो गया, प्लस आगे का सेम ऐसे ही हो जाएगा आगे। इसीलिए यहाँ पर वर्तनी में हम लोगों को शुद्ध रूप ये देखने को मिलता है और ये वाला गलत मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रा है और यहाँ पर रा नहीं है, और जहाँ पर रा होगा वहां पर री की मात्रा हम लगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये वाला हो गया आपका गलत। और यहाँ पर केवल सा है आधा, तो वहां पर हम री की मात्रा लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाला हो जाता है आपकी सही वर्तनी। तो ये तो हमारा हो गया स्रा से संबंधित। और जा ज्ञा, ज्ञा बनता है हमारा जा और यहाँ से। अब देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन हमारे आते हैं डा ड़ा कॉमा ढ़ा। ये दो व्यंजन जो हमारे का वर्ण की सॉरी डा वर्ण की टा वर्ण की लाइन है, टा ठा डा, डा के जस्ट बगल में जो शब्दकोश है वहां पर डा के जस्ट बाद में आता है हमारा ड़ा, और जो ढा ढक्कन वाला है उसके जस्ट बाद में हमारे ढ़ा आता है। इन दोनों का जो प्रयोग है वो हमारे केवल हिंदी वर्णों में किया गया है, इसका द्विगुण व्यंजनों का। ये हमारे किसी भी संस्कृत वर्ण में नहीं मिलेंगे। जहां भी इनका प्रयोग है वो आप समझ जाइए कि हिंदी के तद्भव शब्द हैं, और ये कभी भी तत्सम शब्द में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो संस्कृत वर्णमाला में इनका कहीं प्रयोग ही नहीं है, ना ही कहीं दिखाए गए हैं। और इनका प्रयोग जो डा और ढा है, इनका प्रयोग हमेशा होता है कहाँ पे, संस्कृत शब्दों में, हिंदी शब्दों में भी तब होता है जब
जो व्यंजनों की जो है प्रयोग वो किसी शब्द के शुरुआत में होती है, जैसे डमरू, डमरू। तो यहाँ पर ये हम डा देख रहे हैं, इसी शब्द की शुरुआत इस डा से है। तो यहाँ तो हिंदी में आ जाएगा, लेकिन ये कभी भी बीच में नहीं आएगा। हिंदी में जो भी आएंगे वो संस्कृत के शब्द होंगे। ऐसे ढा, ये आपका जो ढा ढक्कन है, ये भी अगर हमारे हिंदी का शब्द शुरुआत हो रहा है इस व्यंजन से तो हमारा ढा ढक्कन से शुरुआत। लेकिन जो ये ढा और ढा द्विगुण व्यंजन है, इन व्यंजनों से शुरुआत नहीं हो सकती है कभी भी। किस में, जो तुम्हारे हिंदी में है, यानी कि हिंदी शब्दों की शुरुआत कभी भी ढा और ढा व्यंजन से नहीं हो सकती है। इनका प्रयोग कहां पर होता है? शब्दों के बीच में होता है, जैसे सड़क, सड़क। यहां पर देखिए इसका प्रयोग कहां हो रहा है? शब्द के बीच में। अब ये जो शब्द के बीच में यहां पर ये सही है, और चूंकि इसका प्रयोग इस शब्द में हो तो ये हमारा किसका शब्द हो गया? हिंदी का शब्द हो गया। और ऐसे इसमें देखते हैं ढ़ा लू ढ़क, लुढ़क। तो यहां भी हम देखते हैं कि इस जो ढ़ा है इसका प्रयोग कहां पर हो रहा है? शब्द के बीच में। इन दोनों व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती है, और ये दोनों व्यंजन हमेशा कहां प्रयोग होंगे? हिंदी भाषा में। चलिए इतना हमने समझ लिया है, अब आगे देखेंगे अगली क्लास में। दोस्तों बताना कैसा लगा। कोई इसमें डाउट रखता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं, वो हम एक नेक्स्ट क्लास में आएंगे जो केवल डाउट की होगी, और उसमें जब पूरा वर्णमाला पढ़ लेंगे, वर्णमाला से संबंधित उसमें सारे जो भी पॉइंट होंगे, जो भी डाउट्स वाले पॉइंट होंगे, वो सारे एक क्लास में कवर करके आपको समझा दिया जाएगा। और एक चीज कि हम लोग यहाँ पर केवल उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि हम लोगों को पेपर में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पीएचडी कराने बैठे हैं कि हम आपको पूरा पढ़ा दें, केवल हम उतना ही देखेंगे। ऐसे अगर हम पूरे पढ़ाएंगे तो हमारी केवल वर्णमाला ही क्लास चल जाएगी कम से कम 15 दिन तक, फिर भी ये वर्णमाला टॉपिक पूरा नहीं होगा। इसलिए केवल मेन चीज देख रहे हैं जो जिससे कि हमारा पेपर भी पास हो जाए और हमको सरकारी नौकरी भी मिल जाए और हमारी हिंदी भी अच्छे से आने लगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।